पार्ट बी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मई 21 नवंबर 21 के रेगुलर बैच स्टूडेंट्स ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं बिफोर नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। एक व्हाट्सएप ग्रुप देखिएगा ध्यान से कि पहले तो काफ़ी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं मई 21 और नवंबर 21 स्टूडेंट्स का। इनके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी होंगे तो उनको भी मैं एक बता दूं कि आप भी अपना ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा। उसमें जो या तो आप लोगों को ऐड करवा देंगे, आपको मैं एक नंबर देता हूं, उनको आप बोलिएगा कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करवा दीजिएगा। मैं भी अपना नंबर दे रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप सभी लोग ध्यान रखना एक चीज को लेके कि मैं आपको कपल ऑफ नंबर्स, बस एक मिनट मुझे देना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में फाइन, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर आप नहीं हो तो आप प्लीज़ ये नंबर आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके ये ग्रुप बना लेना। प्लस आप मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। मेरा ये नंबर है, फर्स्ट नंबर टीम का है और सेकंड नंबर मेरा है। तो आप जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे, मैक्सिमम तो ऐसे जो सेंटर वाइज ग्रुप बन रहा है वो तो चलो सेंटर वाइज जा ही रहा है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो पेन ड्राइव जी ड्राइव के होंगे या फिर जो लाइव बैच के जो भी होंगे स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कॉन्टेस्ट में आप लोग को मैं व्हाट्सएप नंबर दे के रखा हूँ। पहला नंबर को आप क्या है कनेक्ट करना व्हाट्सएप के जरिए और उनको बोलिएगा कि आपको ऐड करें व्हाट्सएप के थ्रू से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट था स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा बताना था ताकि क्या है ना कि आगे दिक्कत ना जाए। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं पार्ट बी में, पार्ट ए तक। वेलकम ऋषि, थैंक यू टू यू। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोगों को बता दो, पार्ट ए में हमने क्लासिफिकेशन जो कंपटीशन का स्टेज में हम लोग अब आ रहे हैं, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब हम अपने हेड में विच इज दैट हेड पीजीबीपी, सो पीजीबीपी के हेड में अब एंट्री ले रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं हम लोग पीजीबीपी के हेड में। लेकिन अब उसके पहले कुछ आखिरी बातें हमें पकड़नी है, वो डिस्कस कर लेंगे ताकि पार्ट बी को एक लॉजिकल मुझे कंप्लीट कर देना, एंड देन देयर आफ्टर आई वुड बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट विद योर टॉपिक पीजीबीपी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना सभी लोग, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम हमें करना है, यही चीज हम लोग की डिस्कस हो रही थी। अक्षर पटेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने बताया है कि टोटल इनकम की कंपटीशन जो आप करोगे उसके लिए आपको क्वालिफाइंग इनकम की जरूरत होगी। तो सबसे पहला तो क्वालिफाइंग इनकम आप लेकर आए, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद प्राइमरीली ये क्वालिफाइंग इनकम को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा इनटू द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। और जब आप क्लासिफिकेशन के स्टेज में जब आप चलेंगे तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखना होगा। पहला प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज के दो पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन मैंने बताया है, एक है अनकंडीशनल, दूसरा है कंडीशन बेस्ड। अनकंडीशनल और दूसरा है कंडीशन बेस्ड। जहां तक अनकंडीशनली कोई एक अमाउंट स्पेसिफिकली चार्ज है तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि किसने कमाया, किस सर्कमस्टांसेस में ये पैसे को कमाया गया। ऑल दीज विल बिकम एन इररिलेवेंट फैक्टर।
कंडीशन बेस्ड जो होगा, जो कि कंडीशन बेस्ड अगर होगा तो आपको वो कंडीशन के आधार पे उस स्पेसिफिक चार्ज वाला जो अमाउंट है उसको आपको तय करना पड़ेगा कि इसकी अप्रोप्रिएट हेड क्या बनेगी एज फार एज द क्लासिफिकेशन इज कंसर्न। तो कंप्यूटेशन का स्टेप में पहला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन में मैंने बताया स्पेसिफिक जो चार्ज है उसको पहले आप पकड़े, हेड में कौन सा अमाउंट को स्पेसिफिकली चार्ज किया गया है उसको आप पहले पकड़ेंगे, और फिर 95% जो बचा हुआ क्वालिफाइंग इनकम होगा, 95% जो बचा हुआ क्वालिफाइंग इनकम होगा उसकी क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स की जाएगी एज पर द जनरल चार्जिंग सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम। तो ये जनरल चार्जिंग सेक्शन बताएं क्या है। जनरल चार्जिंग सेक्शन स्टूडेंट्स एक तरीके से क्या देता है, आपको टेस्ट देता है जिसके फुलफिलमेंट पे क्या होगा, वो इनकम जो कि स्पेसिफिकली चार्ज किसी भी हेड में नहीं है, वो इनकम को आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट हेड में क्लासिफाई करना है। सो ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द टेस्ट laid down, on the fulfillment of the test which is laid down in that particular section, जो सेक्शन में टेस्ट जो दिया गया है उसके फुलफिलमेंट पे आपने क्या करना होगा, यू हैव टू क्लासिफाई द इनकम इनटू द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। तो मैंने आपको पिछले क्लास तक कुछ टेस्ट आपको बता दिए थे जनरल चार्जिंग सेक्शन का, मेजरली सैलरी को छोड़ के। सैलरी तो बहुत आसान था, जिसमें आपने किया था, क्या किया था अभिनव, थैंक यू, जिसमें आपने किया था क्या कि आपने इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन आपने किया था वो अंडर द हेड सैलरी गया। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करोगे वो कहां पे जाएगा, अंडर द हेड सैलरी। जो अमाउंट आपको मिल रहा है उस अमाउंट को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा अंडर द हेड सैलरी। जो दूसरा हेड है जिसकी हमने मैक्सिमम जो डिस्कशन की थी इन द अर्लियर पार्ट, वो दूसरा हेड क्या था, द हेड वाज हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 है स्टूडेंट्स द गेम, सेक्शन 22 है स्टूडेंट्स द गेम। दीक्षु गुड मॉर्निंग। सो 22 में स्टूडेंट्स क्या बताया गया था आपको, 3 कंडीशन बताए गए थे जिसके आधार पे एनुअल वैल्यू जो होगा उस एनुअल वैल्यू की क्लासिफिकेशन की जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो वो 3 कंडीशन क्या थे, पहला कंडीशन द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटो, एंड लास्ट वन वाज द एसएससी शुड नॉट बी कंडक्टिंग द बिजनेस और प्रोफेशन इन दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो फिर उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, मैंने उस केस में बताया कि फिर वो एनुअल वैल्यू को आप क्लासिफाई करेंगे अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसी पर्टिकुलर बात को लेके हमारी डिस्कशन चल रही थी, जो जुगलबंदी हमने देखी थी पिछले क्लास में बिटवीन द टू हेड्स, एंड दोस टू हेड्स वेयर पहला हेड जो आपका था वो था हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा था पीजीबीपी। कुछ केस लॉ अगर पता है तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन वाज द केस लॉ ऑफ, बताओ कौन सा केस लॉ था, चेन्नई प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड लैंडमार्क जजमेंट, जिसके कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्स को देखा गया था, एमओए एंड एओए वाज बीइंग रेफर्ड, और उसके कॉन्टेक्स्ट में इनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई ये पता लगाने के लिए कि जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का क्या था, डेवलपिंग द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ लीजिंग इट आउट, ये पता चल रहा था फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लॉज कि एसएससी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स, जो सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट था हमारा डिस्कशन का, उसमें बताओ हमने क्या रखा था, एज फार एज सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट वाज कंसर्न इन आवर डिस्कशन, बताओ हमने क्या किया था स्टूडेंट्स। वहां पे ये था इन चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में भी हमने ये रखा था कि क्योंकि यहाँ पे एसएससी ने अपने हाउस प्रॉपर्टी को कंडीशन था स्टूडेंट्स, जो थर्ड कंडीशन था वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, दैट थर्ड कंडीशन वाज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो ये पर्टिकुलर दिक्कत थी जो कि आपको बताया गया था इस कॉन्टेक्स्ट में, isn't it? And therefore the third condition was not getting satisfied for the purpose of the chargeability under section 22, और इस वजह से इसकी क्लासिफिकेशन हमने कहा कंक्लूड किया कि पीजीबीपी में ही की जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। ये था आपका चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का जजमेंट जो मैंने आपको करवाया। उसके बाद आप याद करो राज दादरकर एंड एसोसिएट्स के केस में हम गए थे, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, एक्सपेक्टेड केस लॉ है, देखना है कि ये कब एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन एक्सपेक्टेड होगा। इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस था कि ये जो एसएससी है पार्टनरशिप फर्म, दे वर द डीम्ड ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी, दे वर व्हाट, डीम्ड ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट था कि उस हाउस प्रॉपर्टी को उन्होंने लेट आउट करवा दिया था,
और लेट आउट करवा के दे वर गेटिंग द रेंटल इनकम। अब पार्टनरशिप फर्म ने वो रेंटल इनकम को क्लासिफाई किस हेड में बताओ कर दिया था? अंडर द हेड विच हेड? अंडर द हेड पीजीबीपी। किस केस लॉ को से इंस्पायर होके उन्होंने इसको पीजीबी बना दिया? तो केस लॉ का इंस्पिरेशन था चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। उससे इंस्पायर होके दे क्लासिफाइड दिस पर्टिकुलर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने देखा पहले तो पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड से उन्होंने बोला कि इट इज इनकंक्लूसिव, ये कंक्लूसिव है ही नहीं, टू फाइनली डिसाइड कि ये उसकी जो मेन ऑब्जेक्ट है क्या है? टू लीज द हाउस प्रॉपर्टी। लीजिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ये उसकी मेन ऑब्जेक्ट, ये पार्टनरशिप डीड से नहीं पता चल रहा है। और इस वजह से ये अनलाइक इन द केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था उससे साफ साफ पता चल रहा था क्या है कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट, उस पर वही सेम पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम राज दादरकर एसोसिएट के केस में नहीं बोल सकते हैं। तो डिफरेंस आपके सामने था स्टूडेंट्स, और वो लैंग्वेज भी मैंने आपको लिखवा दिया था कि पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि वो तय करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का करना क्या है। इस वजह से इनकंक्लूसिव था। सेकेंड पॉइंट जो हमने स्टूडेंट्स देखा था, व्हाट वाज द सेकेंड पॉइंट? वाज दैट सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि चलो डीड इनकंक्लूसिव है, लेकिन एट द सेम टाइम इवन द पार्टनर्स हैज नॉट, और उन्होंने सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए, पार्टनर्स ने किस बात की सब्सटैंशिएट वो नहीं कर पाए? दैट उनका जो मैक्सिमम इनकम है, जो मेजर इनकम है, सब्सटैंशियल जो इनकम है उनका, वो रेंटल इनकम है। तो ये भी वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि ये पर्टिकुलर रेंटल इनकम को आप पीजीबीपी में क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, और इसकी क्लासिफिकेशन बनेगी अंडर द हेड आईएफएचपी, हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा था तमिलनाडु टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो भी एक बहुत क्रिटिकल जजमेंट हमने देखी थी। तमिलनाडु टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज आल्सो अ क्रिटिकल जजमेंट इज व्हाट वी हैव सीन इन दैट केस। वहां पे एसएससी थोड़ी चालाकी कर रहा था, चालाकी नाकामयाब हो गई। Isn't it? अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक और एक जजमेंट की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी तक ये जो 3 केस लॉस थे, इसमें हमारी जुगलबंदी बताओ किस हेड में चल रही थी? बिटवीन द हेड, बिटवीन विच हेड? बिटवीन द हेड पीजीबीपी एंड आईएफएचपी। मतलब गेम था ऑन द जनरल चार्जिंग सेक्शन। गेम किस पर है? ऑन द जनरल चार्जिंग सेक्शन ऑफ द हेड आईएफएचपी वर्सेस द हेड पीजीबीपी। उनके बीच में कौन से जनरल चार्जिंग सेक्शन के अंदर वो क्वालिफाई करता है, उसके आधार पे वी हैव सीन 3 केस लॉस। अब और एक केस लॉ स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर केस लॉ एज वेल। उस केस लॉ का नाम है सुरेश चंद्र गोयल, एमपी हाई कोर्ट। सुरेश चंद्र गोयल, एमपी हाई कोर्ट। अब ये क्या है पर्टिकुलर केस, ये भी चलो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, फैक्ट ऑफ द केस। उसके पहले मैं आपको कैपिटल गेन्स का जनरल चार्जिंग सेक्शन, ये आपको पता भी होगा, जो इसकी जनरल चार्जिंग सेक्शन है वो लिख लेते हैं हम लोग अपने रेफरेंस के लिए। तो 45(1) है स्टूडेंट्स, 45(1) इज अ जनरल चार्जिंग सेक्शन। पहला सेक्शन मैंने पहले ही भी कहा था, द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ ईच हेड्स ऑफ इनकम इज अ जनरल चार्जिंग सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ईच हेड्स ऑफ इनकम इज अ जनरल चार्जिंग सेक्शन। तो 45(1) ने बताओ क्या कहा है यहां पे स्टूडेंट्स? 45(1) की वर्डिंग्स देखो क्या है। द गेन arising on the transfer of the capital asset, बस आप लोग लिख लो इसको। नेक्स्ट केस लॉ जो आपका लिस्ट है उसमें नेक्स्ट केस लॉ आप लोग लिख देना। द गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट shall be charged under the head capital gains in the previous year in which the transfer take place. The gain arising on
the transfer of the capital asset shall be charged under the head capital gains in the previous year in which the transfer take place. तो स्टूडेंट्स ये आपकी जनरल चार्जेबिलिटी है अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने रखा था, यहाँ पे क्या हुआ था उसके फैक्ट्स ऑफ द केस मैं आपको डिस्कस करता हूँ, लेकिन बस कंफर्म करवा दो, लिख लिया होगा तो चलो मैं फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस कर लूँ एक बार क्विकली। आप बोल रहे हो कि सर पीजीबीपी का आपने क्यों नहीं अभी तक लिखवाया जनरल ट्रांजैक्शन, वो उसकी एनालिसिस पहला ही टॉपिक अब बनने जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी क्या लेवल पे एनालिसिस की जाएगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं उसकी अभी फिलहाल आपको जनरल ट्रांजैक्शन लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि वो वैसे ही अल्टीमेटली एक एक वर्ड उसके खुलने वाले हैं, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स पहले इसके फैक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। हुआ क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एसएससी ने इनहेरिट किया था फादर से एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड, तो उनके जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होगी पुरखों की, तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड इन्होंने इनहेरिट किया था अपने फादर से, ठीक है। अब क्या था कि ऐसा तो उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना था नहीं, पैसे की जरूरत पड़ गई तो उनको क्या है लैंड बेचना था। अब होता क्या है कि इतना अगर बड़ा लैंड अगर होगा आपका स्टूडेंट्स, इतना अगर आपका बड़ा लैंड है तो फिर ऐसे केस में तो दिक्कत आने वाले ही है। आप बोलोगे किस बात की दिक्कत, भाई कैसे बेचोगे इस चीजों को, बेचना भी तो है आपको ये लैंड को। तो अकॉर्डिंगली दैट वाज अ रियल चैलेंज फॉर देम कि वो एक बोलते हैं सफेद हाथी है, समझ लेना, इट्स लाइक अ व्हाइट एलिफेंट, कि अब बेचने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, बायर उतने मिलते नहीं, अब या तो मिल रहा तो भाव ऐसा नहीं मिल रहा, तो वो बेचा ही नहीं उसने, काफी कोशिश की नहीं बिका। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो बेच रहा था, बेचने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड चाहिए थे। तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, हमें स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड चाहिए, इतनी बड़ी लैंड की हमें जरूरत नहीं है। तो ये उनको पकड़ में आ गया। तो इन्होंने क्या सोचा कि जब ये ऐसा बिक ही नहीं रहा है तो एक काम करता हूं, छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड जैसे जैसे कस्टमर्स को चाहिए मैं उस हिसाब से प्लॉटिंग करके उनको दे देता हूं, और वही उन्होंने किया। दैट इज व्हाट ही हैज डन इट। छोटे छोटे प्लॉट बना के अपने कस्टमर्स को वो देना चालू किया। तो क्वेश्चन अब देखो क्या किया, ऐसे से करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे से करके उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे प्लॉट्स को बेच दिए। सो ये सोल्ड द एंटायर प्लॉट ऑफ लैंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये था कि अच्छा क्या था कि एसएससी ने जब वो बेचना चालू किया तो उसने प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स कंप्यूट करके जो 20% का टैक्स बनता था वो पे करके उसने अपनी रिटर्न फाइल करवा दी, ठीक है ना। असेसमेंट का जब टाइम चला तो असेसिंग ऑफिसर ने पोजीशन लिया कि ये जो इनकम है ये इनकम क्लासिफाई होगी अंडर दी हेड पीजीबीपी। तो एओ पीजीबीपी की तरफ अल्टीमेटली इसको खींच के लेकर गया। एसएससी चाहता है कि भाई पीजीबीपी किस बात के, आपको ये इनकम को क्लासिफाई सीजी में करनी है। अच्छा इसमें डिपार्टमेंट का क्या फायदा है, पीजीबीपी में लेकर जाने से डिपार्टमेंट का क्या फायदा उनको दिख रहा है? दो फायदे जो कि आपको भी पता है। वो कौन से फायदे होंगे? एक तो है इंडेक्सेशन का स्टूडेंट्स, वो आपको पता होगा, इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपको मिल रही है सिर्फ सीजी के अंदर, जो कि पीजीबीपी के हेड में अगर ये क्लासिफाई अगर कर दिया जाए, अगर इसको पीजीबीपी के हेड में क्लासिफाई कर दिया जाए तो कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल तेजस। और दूसरी बात है स्टूडेंट्स कंसेशनल टैक्स रेट का, पीजीबीपी में बिजनेस इनकम उभर के बाहर आएगा। बिजनेस इनकम पे कोई ऐसा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है नहीं, और ये वैसे ही 30% के हायर ब्रैकेट में पहुंच चुका था। तो इस वजह से जो भी इनकम बनेगा पीजीबीपी में वो 30% के रेट पे टैक्स होगा, जबकि यही इनकम अगर सीजी में अगर गिरता है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो फिर उसकी जो टैक्सेबिलिटी बनेगी वुड बी ओनली अप टू 20%। तो ऑब्वियसली लायबिलिटी बड़ी निकली। मैटर कोर्ट में पहुंचा, सुरेश चंद्र गोयल एमपी हाई कोर्ट। क्या लगता है आप लोगों को किस हेड में इसकी चार्जेबिलिटी बननी चाहिए? सोचो, 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है सोचने का और टाइप करने का। 30 सेकंड, जल्द से जल्द स्टूडेंट्स कार्रवाई आप लोग करेंगे। किस हेड में इसे हम चार्ज या आप चार्ज करना पसंद करेंगे?
शुभजीत, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? दीक्षु, आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे, अच्छा ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं था कि भाई ये एक ही लैंड था प्राइमरी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो लैंड इनके पास था, दैट वाज द लैंड व्हिच वाज देयर विद द एसएससी। यहाँ पे ये लैंड को जैसे उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम बेच दिया, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ और भी इस जमीन जायदाद का कोई कारोबार किया जा रहा है, कोई बिजनेस किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही बेसिस पे एसएससी ने आपत्ति जाहिर की बिफोर द डिपार्टमेंट कि ऐसा तो मेरा कोई बिजनेस है ही नहीं कि मैं लैंड खरीद के उसको मैं क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। तो उस वजह से आप किस आधार पे आप मुझको कैपिटल गेन्स के बजाय पीजीबीपी के हेड में क्लासिफाई कर रहे हो? जानते हो डिपार्टमेंट ने क्या अल्टीमेटली, डिपार्टमेंट ने भी कुछ तो सोचा होगा पीजीबीपी लेकर जाने के लिए, कुछ तो उनका भी आधार बनेगा। तो वो क्या आधार था जिसके बेसिस पे उन्होंने एसएससी को सीजी के बजाय पीजीबीपी में घसीटा है? उसका आधार था स्टूडेंट्स द डेफिनेशन ऑफ क्या, बिजनेस। अगर आप डेफिनेशन ऑफ बिजनेस देखोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 13, ये है स्टूडेंट्स द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इसके अंदर लिखा गया है बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। तो जो पिकअप डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था वो था ऑन द वर्ड एडवेंचर, कि बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर एडवेंचर शामिल है। और अगर एडवेंचर शामिल है तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन रिकरिंग नेचर का हो। अगर आपने जिंदगी में अगर एक भी बार अगर क्या किया है, अगर ये एडवेंचर किया भी है, एक बार भी अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, उसे आप बिजनेस के दायरे में ला सकते हो। ये था प्राइमरी क्या, डिपार्टमेंट का तर्क कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस के अंदर एडवेंचर शामिल है और इस वजह से जरूरी नहीं होगा कि रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस एसएससी की तरफ से पाए जाए। अगर जिंदगी में अगर आपने एक बार भी अगर इस टाइप के ट्रांजैक्शन किए हैं जिसको हम एडवेंचर कह सकते हैं, वो भी अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है एज अ बिजनेस। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे हैव क्लासिफाइड द इनकम फ्रॉम दे हैव क्लासिफाइड दिस इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। और उनका स्वार्थ क्या है वो भी आपको पता है, फायदा क्या है वो भी आपको दिख रहा है, isn't it? That was the reason. अब डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी इससे काफी एतराजी, एसएससी ने तो काफी एतराजी जाहिर की है, मैटर पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने कहा बात सही कह रहे हो डिपार्टमेंट कि बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर एडवेंचर को रखा गया है, लेकिन क्या, लेकिन सारे वो जो एडवेंचर जो है, हर एडवेंचर को बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। वही एडवेंचर को बिजनेस कहा जा सकता है विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। यही लिखा है ना, मैंने क्या बोला था, अभी लिखवा दूंगा आपको, डरना नहीं। मैंने क्या बोला था, बिजनेस मीन्स ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर एंड इट इंक्लूड्स एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। जो आप सीए कर रहे हो प्राइमरी अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में, तो वो भी तो अपने आप में एक एडवेंचर ही तो हुआ, isn't it? खोज में निकल गए, अपने आप अपने ही खोज में निकल गए सीए कोर्स के जरिए, तो वो क्या है, अपने आप में एक एडवेंचर ही है। तो कहा जा सकता है कि आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि आप सभी लोग बिजनेस में जुट गए, कारोबार शुरू कर रहा हूं। किस बात की कारोबार कर रहे हो, तो क्या बोलोगे आप अपने रिलेटिव्स को, हमने कारोबार चालू किया है सीए करने का। सीए करने का, कराने का नहीं, करने का। तो क्या बोल सकते हो इस तरीके से आप? एंड आंसर इज नो। तो ऐसे हालात में स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये सिचुएशन में क्या होगा। ये बोलना आपका एडवेंचर है, बिल्कुल है, लेकिन इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। तो अब आता है सबसे बड़ा टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ट्रेड। ट्रेड समझ लो, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स बिजनेस समझ जाओगे। 11वीं से ट्रेड पढ़ते आ रहे हो, बात तो सही है। ओसी से हमने क्या किया है, ओसी एसपी ले लेके हमने ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ी है। बताएं, अब टाइम आ चुका है स्टूडेंट्स, किस बात का, रिडेम्पशन का। तो ट्रेड का मतलब क्या है, क्योंकि अगर ट्रेड बोल दोगे वही होता है बिजनेस।
जल्दी बताओ। ट्रेड क्या है? जल्दी बताओ। 30 सेकंड का टाइम है स्टूडेंट्स, आपको सोचने का भी, और जो लाइव में है वो टाइप कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर, उसके ऊपर नहीं। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सोच अगर गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। मानते हो इस बात को? ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन अगर हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें हम एक जगह पे फंस सकते हैं। आप बोलोगे भाई किस जगह पे फंस सकते हो? क्योंकि ऐसे केस में एसएससी कह सकता है कि ये जो हुआ है, ये डिपार्टमेंट कह सकता है कि जो आपने बेचा है, क्या बेचा है? लैंड का एक टुकड़ा, उसको भी तो आपने एक तरीके से कंसिडरेशन लेके आपने क्या किया है, आपने वो लैंड का टुकड़ा को बेचा है। तो इस वजह से एक आर्गुमेंट की तरफ से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, ये चीज बोला कहा जा सकता है कि भाई जो एसएससी कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है। वही बात आप कह रहे हो कि बाइंग एंड सेलिंग, अगर बाइंग एंड सेलिंग तक ही अगर हम रखें तो भाई ये भी तो हुआ एक तरीके से बाइंग एंड सेलिंग का एक तरीके से देखा, उस नजरिए से देखा जा सकता है। इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न, ये एक थॉट प्रोसेस हो सकती है कि मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। तो इसमें भी स्टूडेंट चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन वही है कि जब मैं बेच रहा हूं, अपना घर भी बेच रहा हूं या लैंड बेच रहा हूं, तो उम्मीद तो होगी कि भाई प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, isn't it? प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। तो मैं देखता हूं अपना कॉस्ट क्या था, खरीदी भाव और बेचने का, तो इंटेंशन तो यहां पर भी थोड़ा बहुत दिखता है। नजदीक आ रहे हो स्टूडेंट्स वैसे, लेकिन नजदीक था ये पॉइंट। इंटेंशन जो आपने कहा ना कि इंटेंशन देखा जाएगा, इंटेंशन से तो बहुत चीजें पकड़ी जा सकती हैं। बताओ जल्दी से, बहुत नजदीक पहुंच रहे हो, नजदीक लेकर आ रहा हूं आपको। आइए स्टूडेंट्स, बिजनेस समझिए। इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देखो ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स अल्टीमेटली आप लोग इस्तेमाल करें। इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, isn't it? काफी बड़े हो चुके हैं आप लोग, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी टर्म्स आपने यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल। देखो ये सब चीज वैसी है लेकिन करेक्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। तो बिजनेस का मतलब क्या है यहां पे? इट इज व्हाट फाइनली, बिजनेस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द पर्सन बाय अप्लाइंग हिज स्किल, लेबर एंड रिसोर्सेस विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट देयर ऑन। प्रॉफिट तो बिजनेसमैन तो सोचेगा। वैसे इस केस में भी जो लैंड बेचना था उसको भी तो प्रॉफिट करना था, है ना? तो ये तो प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही अपने आप में काफी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता कि उसको हम क्लासिफाई कर दें एज अ बिजनेस एक्टिविटी। नहीं होगा स्टूडेंट्स अपने आप में पर्याप्त कि उससे हम क्या बना दें एज अ बिजनेस इनकम। उसके लिए समथिंग मोर इज नेसेसरी। एंड व्हाट इज दैट समथिंग मोर? ये दिल मांगे मोर का क्या होगा कंसेप्ट? ये है प्राइमरी देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। एक्टिविटी सिस्टमैटिक होनी चाहिए विच शुड बी कैरिड आउट बाय द पर्सन with a view by applying what? By applying his skill, हुनर, labor, मेहनत and resource, साधन। By applying his skill, labor and resources with a view to earn profit thereon। ये होता है, यही होता है बिजनेस। गुरु पिक्चर तो आपने देखा होगा, isn't it? तो यही है स्टूडेंट्स बिजनेस सही माने में। तो अब स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे तो ठीक है, आपने भी कौन से आसान वर्ड यूज किए, आपने भी बहुत ही बड़े वर्ड यूज कर दिए, हमने भी वैसे किए, तो हो गए बराबर हम एक दूसरे के, बिल्कुल बराबरी कर रहे हो आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करना, अब मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखना। ये एग्जांपल और ये दोनों में कितना फर्क आपको महसूस हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहां पर बिजनेस नहीं है, वहां पर बिजनेस है। एक यही जगह पे अगर ये आदमी, मेरे पास भी एक ही लैंड है, ठीक है, पुरखों की एक बड़ी लैंड मेरे पास भी है, मान के चलो बड़ा पीस ऑफ लैंड, लेकिन मुझे क्या है, बेचना ही नहीं है, सिर्फ
मुझे मालूम है कि एक ही बार लॉटरी खेलनी है, बड़ा लॉटरी खेलेंगे, और इसको मुझे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है, ये पीस ऑफ लैंड को मुझे बेचना है। कैसे मैं उसको बेच रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे बिल्डर सोचते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, उसकी वो पूरी की पूरी पहले लैंड की मैं प्लॉटिंग करवा देता हूं खुद से, और प्लान मैंने पूरा एक नक्शा तैयार कर देता हूं, एक प्लान तैयार कर देता हूं, एक नक्शा तैयार कर देता हूं। जैसे कि फेज 1 में ये इतने सारे प्लॉट्स होंगे, फेज 2 में ये इतने सारे प्लॉट्स होंगे, फेज 3 में ये इतने सारे होंगे, फेज 1 में मैं रेसिडेंस बनाऊंगा, फेज 2 में मैं कमर्शियल बनाऊंगा, कुछ खाली रख दूंगा, स्कूल कॉलेज, इस तरीके से। बाद में फेज 4 में सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, इस तरीके से कन्वेंशन सेंटर्स। फेज 1 में जल्दी से जल्दी थोड़ा बेचूंगा ताकि क्या हो जाएगा, आबादी आ जाए, बसना बस्ती यहां पे बसना चालू हो जाए। फेज 2 में फिर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को आगे लॉन्च करूंगा, क्योंकि अगर आबादी यहां पे आती है तो नेक्स्ट अल्टीमेटली इंपैक्ट पड़ेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल के लिए मैं वहां पे नेक्स्ट फेज में दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड का जो कार्व आउट किया है वहां पे कमर्शियल चालू करवाऊंगा। उसके बाद मैं सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, जहां पे असली पैसा मुझे कमाना है और कन्वेंशन, बड़े पैसे कमाना है, कन्वेंशन सेंटर्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, इस टाइप का। तो अगर मैंने इस तरीके से क्या किया है, पहले से नक्शा बनाया, ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर उठ के आ जाए और बोल दिया कि मुझे ये जगह चाहिए, ये जगह नहीं, पहले नक्शा देखो, और ये प्लॉटिंग की गई है, इसमें से इतने प्लॉट बिक चुके हैं, अब आपको बताओ कौन सी प्लॉट की रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट भी मैंने बता दिया कि ये रेसिडेंशियल ही है, यहाँ पे ही घर है, यानी कि आप कमर्शियल प्लॉट में बोलोगे कि ये घर मुझे चाहिए, घर नहीं है ये, अल्टीमेटली क्या है, ये अस्पताल है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स यहां पर ये चीज वो प्लॉटिंग करके दे रहा है, तब अकॉर्डिंगली क्या है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी की झलक आपको दिख रही है। बाय अप्लाइंग व्हाट, माय स्किल, हुनर, लेबर, मेहनत, एंड व्हाट, एंड रिसोर्सेस, साधन, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट देयर ऑन। तो वो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। अब आप कह सकते हो कि मैं कर रहा हूं क्या, बिजनेस। दिस इज व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट। जबकि इनके इनके पास क्या था, ये जो फैक्ट्स बताए जा रहे थे सुरेश चंद्र गोयल का, उसमें आपको क्या दिख रहा था, ये सुरेश चंद्र गोयल के जो फैक्ट्स में आपने क्या देखा, यही देखा था आपने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुरेश चंद्र गोयल, कि भाई बड़ा लैंड था, बेच नहीं पा रहा था, तो छोटी छोटी प्लॉटिंग करवा दी। बड़ी लैंड थी जो बेच नहीं पा रहा है, इस वजह से छोटी प्लॉटिंग करवा दी। प्लॉटिंग भी अपने कोई प्री डिफाइंड नहीं था, बायर को जिस टाइप का प्लॉट चाहिए उस हिसाब से कार्व आउट करके जमीन उसको दे रहा है। तो ऐसा कोई सोची समझी, कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग, उस टाइप का झलक दिख नहीं रहा है। रैंडमली जैसे बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्लॉटिंग करके वो उनको दे रहा है, और इस तरीके से एक एक करके उसने क्या किया, अपना पूरा लैंड को डिस्पोज ऑफ कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे बिजनेस का अभाव है, एडवेंचर है, बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। तो इस वजह से जो एसएससी का क्लासिफिकेशन था वो सही है, और डिपार्टमेंट जो एसएससी को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम सीजी टू द हेड पीजीबीपी, दैट इज इनकरेक्ट, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आते हैं ट्रेड मैंने बता दिया। चलो स्टूडेंट जल्दी से अब इसमें यहाँ पे नोट, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, पहले ब्रीफली फैक्ट्स आप लोग लिख ले। ब्रीफ फैक्ट्स, जल्दी लिखना स्टूडेंट। Brief facts of the case. In the present case, the SSC inherited a huge plot of land finding himself unable to sell
such a large piece of land, comma, he undertook plotting of the land based on the requirement of his customer. And consequently, over a period of time, he sold the entire land in parts. The capital gains was computed by the SSE and the consequent tax liability was paid. And the consequent tax liability was paid by him. The AO was of the opinion that the income arising on such transfer shall be computed under the head PGVP as the term business includes adventure. लिख लिया था स्टूडेंट्स? चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सॉल्यूशन डालते हैं यहां पे. The term business is defined under section 2 clause 13 to mean any trade, commerce and manufacture and
it includes any adventure in the nature of trade, commerce or manufacture. Therefore, even though adventure forms part of the definition, comma, it is only the adventure in the nature of trade, commerce, or manufacture which shall be charged under the head PGP. Oh, sorry, which shall be considered as business. ठीक है, अब वो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस का रियल मीनिंग जानेंगे, वो बस पॉइंट आप लिखना है यहां पे. Therefore, business shall imply. अब स्टूडेंट्स इसको मैं क्या करता हूं, है तो एक ही सेंटेंस लेकिन उसको तोड़ देता हूं 3 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था बोलने के समय, ताकि आप भी उसी तरीके से याद रखना. ठीक है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. ये बहुत पावरफुल डेफिनेशन है, जो मीनिंग है बिजनेस का, और इससे आप कहीं पे भी गलत नहीं हो सकते हो. सो देयरफॉर बिजनेस शैल इंप्लाई, क्या इंप्लाई करता है ये अपने आप में? A systematic activity carried out by a person by applying his skill, labor and resources with a view to earn profit thereon. ठीक है ना? तो प्रोविजन, पोजीशन ऑफ लॉ आपने लिख दिया कि एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ लॉ क्या है. अब जैसे मैंने बताया आपको कि पोजीशन ऑफ लॉ, उसके साथ साथ फिर उसकी मीनिंग भी आपने दिलवा दी. देखो मीनिंग है कि भाई फाइनली बिजनेस क्या होता है, पोजीशन ऑफ लॉ, बिजनेस का मतलब क्या है, और फिर बिजनेस का इन्फ्रेंस क्या निकाला जाए इस डेफिनेशन से, बिजनेस का इन्फ्रेंस क्या निकाला जाए इस डेफिनेशन से, वो भी आपने बता दिया. ठीक है ना? तो अब आप एनालिसिस में चलेंगे और फिर कंक्लूजन. स्ट्रक्चर तो वही होगा स्टूडेंट्स, उससे तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं. सो देयरफॉर अब लिखेंगे आप लोग पॉइंट सेकंड में, ये एनालिसिस है आपका.
जो ज्यादा आपको खींचना नहीं, मेन प्रोविजन है, असली गेम स्टूडेंट्स प्रोविजन की ही होती है। एनालिसिस में लिखेंगे अब आप यहां पे इन द प्रेजेंट केस द assessee could not be said to be engaged in any in a systematic activity in the present case the assessee cannot be said to be engaged in a systematic activity since the plot were sold as per the requirement of the customer. It was not the case where the assessee has put up his plan of action on the basis of which the sale is executed. Conclusion. Therefore, the profit arising on such transfer shall be charged under the head capital gains and not under the PGBP as what was sold is land in plots and not plots of land. फर्क है दोनों में, क्या बेचा था उसने? लैंड इन प्लॉट्स एंड नॉट प्लॉट्स ऑफ लैंड। है फर्क दोनों में, महसूस कर रहे हो फर्क, डिफरेंस बिटवीन द टू? बताता हूं तेजस, बता देता हूं। तेजस किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो, जल्दी से बताओ। कहां पे, किस पैराग्राफ में? प्रोविजन में, एनालिसिस में या कंक्लूजन में? हो गए कंप्लीट स्टूडेंट्स?
Therefore, the profits arising on such transfer shall be charged under the head capital gains and not under the head PGBP, as what was sold is land and plots and not plots of land. डिफरेंस समझ रहे हो? ये कितनी बारीक डिफरेंस है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंस भी तो अप्रिशिएट करो. लैंड को मैंने प्लॉट्स में निकाला है, लेकिन क्या है, लैंड को निकाला है, ठीक है, लेकिन प्लॉट्स में. क्यों? क्योंकि बिक नहीं रहा था, ना कि प्लॉट्स ऑफ लैंड. जिससे जाहिर होता, अगर प्लॉट्स ऑफ लैंड होता तो इसका मतलब क्या होता कि हमने पहले प्लॉटिंग की और फिर बाद में उसको बेचा. प्लॉटिंग की और फिर बाद में हमने उसको बेचा. तो ये क्या है, आपका प्लान ऑफ एक्शन दिखाता है कि आपके पास पहले एक प्लान मौजूद था, उसके जरिए आपने अपनी सेल एग्जीक्यूट की, तो फिर हम कह सकते हैं कि आप वाकई में बिजनेस कर रहे थे, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखेगा आपको. डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से. एक लास्ट मुझे आपको बस केस लॉ करवाना है इस कॉन्टेक्स्ट में. कंप्लीट हो गया तो बता दो जल्दी से. Therefore, even though adventure forms part of the definition, it is only the adventure in the nature of trade, commerce or manufacture which shall be considered as business. Therefore, even though adventure forms part of the definition, it is only what? It is only the adventure in the nature of trade, commerce or manufacture which shall be considered as business. Therefore, business shall imply the following. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ये कंप्लीट मैंने कर दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में. विद दैट नाउ लेट मी देयर प्रोसीड फर्दर. चलिए अब आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट. मैं आपको स्टूडेंट्स अभी आपने ये केस लॉ के जरिए देख लिया है. क्या देख लिया है? द इंटरप्ले मुझे बताना था बिटवीन व्हाट, सीजी एंड पीजीबीपी. अब आपको ये भी पता चल चुका है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट सोचते हैं जब वो पढ़ते हैं कानून को. उनके दिमाग में ये बिजनेस का एक नशा छाया रहता है प्राइमली, कि उनको चाहिए कि बिटवीन सीजी और पीजीबीपी की अगर जुगलबंदी होती है तो वो चाहेंगे क्या कि वो पीजीबीपी में चला जाए. जिस अगर ऐसा हालात जो अगर आपको दिखता रहेगा तो वो चाहेंगे कि पीजीबीपी में आ जाए, क्योंकि इसमें जो है वो इंडेक्सेशन पहली बात नहीं आपको मिलती है, और दूसरा आपने खुद ही देखिए कि जो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बनता है तो फिर उसमें टैक्स रेट किस तरीके से कम है एज कंपेयर टू योर बिजनेस इनकम. बिजनेस इनकम में तो कोई स्पेशल टैक्स रेट है ही नहीं. यही एक होता है ना एक तरीके से एक इंसेंटिव या मोटिवेशन फॉर द डिपार्टमेंट कि वो किस तरीके से उस को यहाँ पे ड्रैग करता है. तो यहाँ पर क्योंकि एडवेंचर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या है ना, असली में डिपार्टमेंट हो, यहाँ पर क्या होता है, दे गेट इन, वो एरर कर जाते हैं, और इसी एरर से अपने को भी बचना है. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम एडवेंचर नहीं देखेंगे, पता लगाएंगे कि क्या वो एडवेंचर है इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर. जिसका मतलब है कि मुझे देखना होगा कि क्या एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी एसएससी की तरफ से थी बाय अप्लाइंग स्किल लेबर और बाय अप्लाइंग स्किल लेबर एंड रिसोर्सेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. अगर दिख रहा है आपको तो वाकई में वो बिजनेस है, अदरवाइज ये क्या है, पीजीबीपी. एडवेंचर भी ये बोलना कि यही बात मैं कह रहा हूं ना कि अगर एडवेंचर भी अगर होता तब भी ये बिजनेस होता, प्रोवाइडेड मैंने आपको बता दिया कि मैं पहले फेज में ये करता, दूसरे फेज में वो करता, तीसरे इस तरीके से, तो फिर वाकई में वो एडवेंचर को भी अब बिजनेस मान सकते थे, क्योंकि वो अपने आप में एक ट्रेड का रूप ले रहा है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी का रूप ले रहा है. दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड. तो जैसे जुगलबंदी आपने एचपी और पीजीबीपी की देखी थी, बिटवीन पीजीबीपी एंड सीजी क्या जुगलबंदी है एज फार एज द क्लासिफिकेशन इज कंसर्न, ये आपने देख लिया. अब स्टूडेंट्स हम लोग पूरी तरह से रेडी है किस में, अपने हेड्स ऑफ इनकम में आने के लिए. और मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी, चेतावनी क्या पहले ही बता दिया था कि मेरा पहला हेड होगा पीजीबीपी. इसमें खुद देखना आप अल्टीमेटली कि पहला ही सेक्शन में आपके सारे गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, जो जिंदगी की गलत फहमियां आपने पाल रखे हैं. ठीक है, तो वो अल्टीमेटली देखना कि किस तरीके से उसको वो करेंगे, लेकिन वो ये वाले सेशन में नहीं, मैं अगले सेशन में उसको पिकअप करूंगा. मुझे स्टूडेंट्स ठीक है, मुझे एक चीज है जो मैं आपको अभी करवाना चाहता हूं, वो एक केस लॉ तो दिमाग से रह जाएगा, आप तो मुझे याद दिलाओगे नहीं, तो मुझे ही अल्टीमेटली याद हमेशा रखना पड़ता है. एक केस लॉ स्टूडेंट्स बस आपसे करवा देना है. ये अभी फिलहाल इस जो हमारा डिस्कशन का फैक्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हेनकेल्स पिक इंडिया लिमिटेड,
क्योंकि नहीं तो ये रह जाएगा अगर मैं इसको करूंगा नहीं तो। यही केस लॉ है। अगर कोई ये कहा है कि हमारा बिजनेस ही है, मतलब कि बिजनेस ही है क्या, कि मेरा कोई अगर ये आर्ग्यू करता है कि मेरा बिजनेस ही है कि मैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे ही लैंड देता हूं, तो बात ठीक है, आप उसी के लिए बने हो प्राइमली, यही आपका फिर जो सिस्टमैटिक वो होगा कि भाई हम प्रचार करेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे हमसे प्लॉट ले लीजिए। यही इश्तिहार भी इस तरीके से दिया जाता है। तो अगर आपका यही है तो, लेकिन ये प्री प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज प्री प्लान होनी चाहिए। तो मकसद मोटिव एक होना चाहिए और ये प्री प्लान होना चाहिए कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के आधार पे हम प्लॉट लेते हैं। बहुत लोग करते हैं ये इस चीज में, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, हम अपना रेट बताएंगे। इसमें भी तो दांव पेच खेली जाती है ना, एंगलिंग। आप किस जगह पे प्लॉट लेना चाहते हो यहां पे, तो वो उस हिसाब से अपना क्या करेगा, बोले आप बताओ, आप अपना उंगली रखो कहां पे आपको जमीन चाहिए, फिर वो भाव बाद में मैं निकाल लूंगा। तो ये भी अपने आप में अगर उसका यही एक्टिविटी है करना, तो ऑब्वियसली फैक्ट्स को ही देख के आप फाइनली कंक्लूड करेंगे। यहां तो बेचारे के पास एक लौता ही लैंड है एक लौता ही लैंड था इसके पास, जो कि उसको विरासत से मिली है अपने फादर से, इतनी बड़ी लैंड, और उसको बेचता था जो बेच नहीं पा रहा है। अब करें क्या ऐसे केस में, बिक नहीं रहा तो ठीक है, जो जिसको जो चाहिए अल्टीमेटली लेके खत्म करो और मैं किसी तरह से एग्जिट मारूं। तो ये क्या है, एडवेंचर है अपने आप में, क्योंकि इसके बाद तो इसका कोई एक्टिविटी रिकरिंग इन नेचर दिख ही नहीं रहा था। तो ये उसने एक बार ही किया विदाउट एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। दिस इज द डिफरेंस। लेकिन अगर कोई आप बोले कि नहीं सर इसके बाद भी ये ऐसी काम करता है, क्या करता है कि लैंड लेता है और फिर जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है होल्ड करता है वो लैंड को, और फिर जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो बेचता रहता है। तो अगर आप यही रिकरिंग तरीके से किए जा रहे हो तो फिर दिखेगा सिस्टमैटिक, आपका वो अंदाज पता चल जाएगा कि वो थोड़ा होल्ड करता है और फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट से बेचता है। जब भाव थोड़ा सा उसको मालूम है तेजी से ऊपर जाएगा, तो बोलते ना ये फैक्ट्स ऑफ द केस डिसाइड करता है फाइनली कि क्या ये बिजनेस इसे माना जा सकता है कि नहीं। इसमें हम उसे बिजनेस नहीं मान सकते थे क्योंकि रिकरिंग इन नेचर नहीं था। इट वॉज मियरली एन एडवेंचर बट नॉट इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। इट वॉज मियरली एन एडवेंचर बट नॉट इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। I hope that all of you have got hold with this particular point, students. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में हेनकेल स्पिक इंडिया लिमिटेड। फैक्ट्स ऑफ द केस बता दो, नहीं तो ये रह जाएगा स्टूडेंट्स। ये केस तो भी इंपॉर्टेंट है, आईसीआई ने, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आईसीआई ने कवर किया है। और अभी बता दूं, अब तक ये केस तो पूछा नहीं गया एग्जामिनेशन में। तो वही है कि बादल कभी भी बरस सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए स्टूडेंट्स। आइए बताता हूं ये केस लॉ के फैक्ट्स क्या है। क्लासिफिकेशन से थोड़ा हटके, नहीं तो एक्चुअली स्टार्टिंग के लेक्चर में मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो अभी दे रहा है दुरुस्त है। क्या था फैक्ट्स ऑफ द केस स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। इसमें फैक्ट स्टूडेंट्स ये था कि एसएससी जो है, इसमें एसएससी वॉज कंपनी है, पब्लिक इश्यू की बात थी, तो कंपनी है, इन्होंने पब्लिक इश्यू अल्टीमेटली इनको रिलीज करना था, किया उन्होंने। आपको फिर मिलता है शेयर एप्लीकेशन मनी, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता ना, शेयर एप्लीकेशन मनी आती है पहले। अब वो शेयर एप्लीकेशन मनी का आपने क्या किया, ये बहुत एक क्रिटिकल फैक्टर था। तो इन्होंने जो है शेयर एप्लीकेशन मनी को, व्हाट दीज पीपल डिड वाज दे हैव टेकन दिस मनी, और इस पैसे को उन्होंने अल्टीमेटली क्या कर दिया, सेबी के लॉ, एक सेबी का लॉ है कि जब तक आप अलॉटमेंट नहीं करोगे तब तक ये पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। नहीं तो पता चला कि बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट वाले कंपनी आ जाएंगे जो कि आपका पैसा ले लेंगे और फिर बाद में अलॉटमेंट के पहले इंडिया छोड़ के बाहर। तो इस वजह से सेबी की रिक्वायरमेंट है कि अलॉटमेंट होने तक ये पैसा एक क्या हो जाएगा, एक ट्रस्ट में ये पैसा आपको रखना पड़ेगा, ट्रस्ट के अकाउंट पे पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने वो सारे शेयर एप्लीकेशन मनी को उस ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया। अब बताओ स्टूडेंट्स क्या हुआ, उस पैसे को जैसे उन्होंने जमा किया इन द बैंक अकाउंट, उसमें क्या है, इंटरेस्ट अक्रू हो गया। वो जो पैसा उन्होंने जमा किया था इन द ट्रस्ट अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था स्टूडेंट्स। एंड बिकॉज उसमें इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, इस वजह से बताओ क्या,
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, इस वजह से, जल्दी बताओ, इस वजह से क्वेश्चन आया। एओ ने क्या कर दिया, सीधा वो इंटरेस्ट जो अक्रू हो गया था वो उसने कंपनी के हाथ में उसके हाथ में असेस करवा दी। ये जो इनकम है वो किसके हाथ में असेस करवा दी, कंपनी के हाथ में असेस करवा दी। कंपनी जो एसएससी है हेनकल स्पीक, वो बोल रहा है कि किस बात का असेसमेंट भाई, अभी तो एप्लीकेशन वाले स्टेज में ही अलॉटमेंट करना बाकी है। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है अरे भाई मिलेगा तो आप ही को पैसा, ये अलॉटमेंट करने बाद सारे पैसे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आप ही को मिलने हैं। तो अक्रू क्योंकि हो चुका है, अक्रू क्योंकि हो चुका है, इस वजह से क्या, इस वजह से चार्जेबिलिटी तो हम आप ही के हाथ में करके रखेंगे। तो चार्जेबिलिटी विल बी अट्रैक्टेड इन योर हैंड। तो क्या लग रहा है स्टूडेंट्स आपको, चार्जेबिलिटी जो तरीके से उन्होंने किया है क्या सही है? लग रहा ठीक? जिस तरीके से चार्जेबिलिटी की गई है आप सभी लोग को ठीक लग रहा है? अलॉटमेंट हुआ नहीं है अभी तक, और लेकिन पैसा जो रखा था ट्रस्ट अकाउंट में उसमें वो इंटरेस्ट इनकम अक्रू होने स्टार्ट हो गया, अलॉटमेंट होना बाकी है। जल्दी बताओ। टू दैट द आंसर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना इस बात को, टू दैट द आंसर इज कर देंगे चार्ज अक्रू होने पे, एंड द आंसर इज नो। बिल्कुल गलत प्राइमरी डिपार्टमेंट की तरफ से टू असेस दिस इंटरेस्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी इज कंप्लीटली एरोनियस। क्योंकि अक्षर ध्यान रखना, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता है कंपनी के हाथ में, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता है कंपनी के हाथ में कोई भी राइट नहीं है आइदर टू यूज दिस पर्टिकुलर मनी, और ये जो इंटरेस्ट, जो एप्लीकेशन मनी को इस्तेमाल करने का कोई नाइदर उसके हाथ में कोई राइट है प्रिंसिपल अमाउंट को इस्तेमाल करने का, ना ही उसके इंटरेस्ट को इस्तेमाल करने का। टिल व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, टिल द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हाँ ये बात है कि एक बार अलॉटमेंट हो जाए तब वो पूरा पैसा इसके हाथ में आ जाएगा, लेकिन जब तक अलॉटमेंट है नहीं तब तक उसके हाथ में वो राइट ही नहीं है। सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द राइट टू यूज दैट पर्टिकुलर मनी। Absence of what? The right to use that particular money. And because on the context of this absence, इस वजह से क्या होगा, ये उसका इनकम नहीं माना जा सकता। मान के चलो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए, इफ देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन, तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज दैट वी आर सपोज टू डू देन? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो यही सारे पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। सो ऑल दिस मनी देन यू हैव टू रिफंड इट बैक अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये नहीं कि आपको प्रिंसिपल दे दिया, इंटरेस्ट मैंने रख दिया, तो ये तो अच्छा ही धंधा सबके हाथ में आ जाएगा कि सबको बाद में लौटा दो पैसे और इंटरेस्ट अपने पास रख लो। तो अगर कल ये लौटाना पड़े, इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ेगा, और यही वजह है पेंडिंग दी अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना, pending the allotment, the company neither has any right, to use the principal amount, nor it has got any right to use the interest which is accrued thereon, and that exactly students is the point. Did you all got this one? आई बात समझ में स्टूडेंट्स ये चीज को लेके? तो आप नहीं कहेंगे कि उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस में अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है लेकिन इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है इन दैट अकाउंट, आप ये नहीं कहेंगे कि उस साल में हम कंपनी के हाथ में असेस करेंगे। बाय द वे प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, एक चीज लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चार्जेबिलिटी जो सेक्शन 4 की है ना, ध्यान से सुनो इस बात को स्टूडेंट्स। सेक्शन 4 की जो चार्जेबिलिटी है वो किसकी चार्जेबिलिटी है? टोटल इनकम। लेकिन किसका? पर्सन का। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर प्रीवियस ईयर। तो किसी का तो टोटल इनकम होना चाहिए, मतलब देयर हैज टू बी अ राइट अटैच्ड ऑन दिस इनकम vis-a-vis अ पर्टिकुलर पर्सन। देयर हैज टू बी व्हाट? अ राइट जो कि अटैच होना चाहिए ऑन दैट इनकम किसी एक व्यक्ति से। अगर वो राइट है ही नहीं प्राइमरी किसी व्यक्ति का, तो अभी फिलहाल चार्जेबिलिटी के दायरे में ये नहीं आया, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम, इट इज अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्सन।
जो कि चार्ज किया जा रहा है अंडर दिस एक्ट। इनकम एक व्यक्ति का कैसे माना जाएगा? इनकम एक व्यक्ति का कैसे माना जाएगा? लॉटरी आपको मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिला नहीं। क्या बोलोगे? जो चीज मुझे मिलने वाली है, क्या उस पर आप हक जमा सकते हो? नहीं जमा सकते हो, अनलेस वो इवेंट जब तक नहीं आया है तब तक। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि अब तक उसके हाथ में वो राइट एस्टैब्लिश नहीं हुई है। जब तक कोई राइट ही एस्टैब्लिश नहीं होगी तब तक चार्जेबिलिटी उस साल के लिए वो मटेरियलाइज नहीं होगा, उस प्रीवियस ईयर के लिए। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर, तो उस प्रीवियस ईयर के लिए वो इनकम का क्या है, वो इनकम किसी के हक में आना चाहिए, वो इनकम पे किसी का हक होना चाहिए। अगर किसी का हक बनता है उस इनकम पे इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तब जाके ही चार्जेबिलिटी अट्रैक्ट की जा सकती है, अदरवाइज द आंसर इज नो। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो यहां पे स्टूडेंट ये एक जजमेंट है जो कि यहां पे लिखा गया है, तो इसमें बस एक एनालिसिस लिखवा दो स्टूडेंट्स, आपके किताब में ये जजमेंट है, बस ध्यान रखना है इसमें। एक बस ऐसा लिख दो आप लोग, जो एनालिसिस पॉइंट याद रखने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से लिखना है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इंटरेस्ट accrued on such money, allotment not done, during that previous year। ठीक है, बस इतना मैं ब्रीफली बस बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको याद रखवाने के लिए एक मुझे लाइन लिखवाना, बस वही मैं लिखवा रहा हूं। ये वाला ध्यान रखना फ्रेंड्स कभी भी। पेंडिंग द अलॉटमेंट of the amount, pending the allotment of the amount, the SSC company neither has any right to use the fund nor the interest accrued thereon। दूसरा याद रखना आप लोग फ्रेंड्स, इफ refund is made due to oversubscription of the amount, then such refund should be made along with the interest accrued thereon। ठीक है फ्रेंड्स, if refund is made due to oversubscription of the amount, then such refund should be made along with the interest accrued thereon। बस ये 2 पॉइंट बस याद रखें स्टूडेंट्स, बाकी आपका ये क्लासिफिकेशन रेडी है। ठीक है, अच्छा मैं स्टूडेंट्स अब पीजीबीपी के आपको एक पीडीएफ फाइल भी दिलवा दूंगा, जो स्टूडेंट्स को अभी तक किताब अभी तक नहीं पहुंची होंगी, तो आप लोगों के ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उसमें पीजीपी का मैं फर्स्ट फोल्डर दे दूंगा। हालांकि उसमें भी हम काफी कुछ लिखेंगे, nevertheless still I will be putting across that folder for all of you। आप सभी लोग को दिलवा दी जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं फोल्डर दिलवाने का इंतजाम अपने एंड पे कर लूंगा,
सो दैट अगली क्लास से हम नोट्स के दायरे में भी आ जाएंगे एंड वी विल बी पुटिंग अक्रॉस आवर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली ऑन दैट रिगार्ड। ठीक, तो रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स। देखो क्लासिफिकेशन हो गया है। अब एक चीज नोटिस करना, मैं अज्यूम करके चलूंगा जैसे कि अब मैं पीजीपी के हेड में हूं तो मैं सही तरीके से पीजीपी के हेड में पहुंच चुका हूं, क्योंकि अब ये क्लासिफिकेशन वाली बातें नहीं होंगी। यहां तक आने में काफी हमने मेहनत, एक अल्टीमेटली एक प्राइस पे किया यहां तक पहुंचते पहुंचते। वही इनकम से शुरू हुई थी, वो टोटल इनकम याद आ रहा है, चार्जिंग सेक्शन, फिर उसका कब ये व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जबकि इसकी कंपटीशन की जा सकती है। तो हमने देखा था 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट एवाई, as therefore the law which is enforceable as on the 1st April of the relevant AY, उसके मुताबिक क्या है, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन की जाएगी, जिसके जरिए टैक्स लायबिलिटी पता लगेगी। अब टोटल इनकम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वहां से जो शुरू की थी हमने, इनकम का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसीट प्लस द स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट, और वो रेवेन्यू रिसीट प्लस द स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट विच इज फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल होता है, उससे हमें क्वालिफाइंग इनकम मिलेगा, और यही क्वालिफाइंग इनकम को हमें आगे कंप्यूट करना है इन द मैनर लेट डाउन अंडर द एक्ट। तो जब कंप्यूट करेंगे हम उस क्वालिफाइंग इनकम को, तो क्वालिफाइंग इनकम के कंप्यूटेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अभी जो हमने सीखा है वो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक बार आपने सही तरीके से एज पर द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आपने सही तरीके से वो उस क्वालिफाइंग इनकम को क्लासिफाई कर दिया है, अब आप उस हेड के रूल्स के मुताबिक क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। उस हेड के रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब जो हम लोग करने वाले स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू बी एज पर द रूल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, वी आर गोइंग टू डू द कंपटीशन। ठीक है, तो अब मैंने अज्यूम करके लेना है कि मैं सही हेड में हूं, मतलब मैंने क्लासिफिकेशन स्टेज तक मैंने अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट करवाया, सो दैट अब मैं पीजीबीपी के हेड में आया हूं एंड नाउ आई विल लुक इनटू द पीजीबीपी हेड माइन्यूटली। ठीक है, तो एक अप्रोच है पहुंचने का इस हेड तक। डिड यू गॉट दिस वन? चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगली क्लास में इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स। तो अगली क्लास में मिलेंगे, आप लोग प्लीज बस रिवाइज करते रहिएगा, ये आपसे गुजारिश है।